हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक में हमने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने एटॉमिक साइज के बारे में देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पैटर्न था, जो ऑर्डर था, वो देख लिया था। और उसके बाद हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी देखा और साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने चैप्टर को। और आज हम पढ़ते हैं, जैसा हमने एस ब्लॉक में देखा था कि अपने ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, बाकी के ग्रुप के एलिमेंट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। सेम टू सेम आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट से जो फर्स्ट मेंबर है आपका ग्रुप का, वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्यों होता है। वैसे रीजन जो है, जो वहाँ था वही रीजन सेम यहाँ पे, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप लिखिए हेडिंग डाल के, एनेमोलस बिहेवियर, एनेमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेंबर। देखिए, एनोमलस बिहेवियर मतलब उसका डिफरेंट बिहेवियर शो करता है वो आपके फर्स्ट ग्रुप के, आपके ग्रुप के अदर एलिमेंट से, ठीक है। तो रीजंस क्या है हमें पता है। हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, या फिर फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप shows different behavior ड्यू टू। इसके क्या क्या रीजंस है मैंने आपको पहले भी बताए थे। क्या क्या रीजंस आपके, फर्स्ट रीजन तो है आपका स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड जो रीजन है आपका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जो थर्ड आपका है रीजन, वो क्या है, अब्सेंस ऑफ नॉन या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो हम लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेन रीजन है आपके किसके लिए, एनोमलस बिहेवियर के लिए, आपके फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है। इन तीन पॉइंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं हमें। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन में पूछूं आपको कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, आपको रीजन देना है। तो क्या हो सकता है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, मतलब S में इसके पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और P में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अब अगर इसको Cl के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो ये तो जो लोन पेयर है ये आगे दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। तो एक तो आपके पास लोन पेयर रहेगा इसी, इसके अलावा 3 आपके पास सिंगल है ऑर्बिटल, ठीक है। तो वहाँ पे वो 3 क्लोरीन के एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और एक और बॉन्ड वो बना सकता है, वो आपका लोन पेयर को डोनेट करके, मतलब ये 3 तो कोवेलेंट और एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, मतलब मैक्सिमम नाइट्रोजन केवल और केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें PCl5 की अगर हम बात करें, फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, फिर आता है आपका 3s2 और 3p3, ठीक है। मतलब S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही सी, P में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 3d खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल 3d में आपके पास 5 वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करके
यहाँ पे भेज सकता है, ठीक है। और अब क्लोरीन के साथ ये पांचों वेकेंट जो आपके 5 ऑर्बिटल हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करके PCl5 का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ से आपके 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा आपका sp3d। sp3 हाइब्रिडाइज करके 5 नए ऑर्बिटल बनाएगा, जिसमें आपके 5 ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन है केवल S और P को मिला के आपके sp3 हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। और आपके 4 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है कि क्यों PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और सोच सकता है, जैसे SiCl4, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, SiCl4 हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, वाई? अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कैसे? देखिए, CCl4 में कार्बन, ये आपका कार्बन, अगर हम कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, मतलब 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक एक्साइट होके आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब कार्बन ने Cl के साथ अगर मान लो 4 बॉन्ड बना लिए, Cl 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 Cl, तो ये हो गया आपके चारों बॉन्ड कंप्लीट। ये 2s और 2p कंप्लीट हो गए। उसके पास अब H2O हाइड्रोलाइज मीन्स वाटर के साथ कॉम्बिनेशन। H2O मतलब ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब वो लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा? तो देखिए, आपका ऑक्सीजन जो है लोन पेयर अब कहाँ देगा? उसके पास, कार्बन के पास कोई जगह नहीं है ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेने के लिए, इसका मतलब वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बट वहीं अगर हम बात करें SiCl4 के लिए, SiCl4 के लिए Cl 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 Cl, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p2, ये 3s2 ये 3p2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास क्या अवेलेबल है? वेकेंट d ऑर्बिटल बिल्कुल अवेलेबल है। 3s2 एक एक्साइड होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कर लेगा ये, ठीक है। अब ऑक्सीजन आएगा भाई साहब इसके पास, क्या लेके? आपका लोन पेयर लेके कार्बन सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन मना करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह है, कार्बन के पास नहीं थी लोन पेयर लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। सिलिकॉन के पास है, वैकेंट d ऑर्बिटल है इसके पास, तो ये क्या करेगा? आपके लोन पेयर को यहाँ पे अकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो कार्बन के पास लोन पेयर को अकोमोडेट करने के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, ठीक है, इसलिए आपका CCl4 नहीं बनता है। बट SiCl4 में सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन H2O मतलब वाटर के जो ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर है उनको वो इजीली अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। बट CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, मतलब सेकंड ग्रुप और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में, कि सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है, सेकंड में ये बनता है, थर्ड में ये बनता है, तो उनका मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि उनमें अनोमलस बिहेवियर तो होता है। मेन रीज़न क्या होगा आपका? वैकेंट d ऑर्बिटल। वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपके सेकंड ग्रुप जो है नहीं शो कर पाता है, आपका थर्ड ग्रुप शो कर देता है, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन और करवाता हूँ। वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट कीजिए, ओके। देखिए, अगर हम एक और क्वेश्चन करें इसी के ऊपर,
एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6 3-, बट आपका जो बोरोन होता है, बोरोन फॉर्म्स BF4-, मतलब BF6 3- क्यों नहीं बनाता है? मतलब एल्यूमिनियम तो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, बट बोरोन है केवल 4 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल वही सेम, कि आपके बोरोन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से ये फ्लोरीन के साथ 4 ही बॉन्ड बना पाता है, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा के 4 से 6 तक लेके जा सकता है, इसलिए वो AlF6 3- का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहो रीजन तो आप लिख सकते हो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल बोरोन can only increase its covalency to 4। कोवेलेंसी मीन्स कितने वो बॉन्ड बना सकता है, उसकी कैपेसिटी, इट्स कोवेलेंसी टू 4, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital aluminum can increase its covalency and make 6 bonds। तो वो 6 बॉन्ड बना सकता है, बट बोरोन नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल 2-3 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में क्वेश्चन पूछा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उसका मेन रीज़न एक तो यही होगा आपका कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है आपके जो इम्पोर्टेंट होती है, देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर, किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर अगर हम देखें आपके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, आपके सेकंड पीरियड में कौन कौन आएंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं। आपका थर्ड एलिमेंट ले सकते हो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर इनकी हम बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो वो होती है आपकी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा। ठीक है, वैसे होनी चाहिए आपकी, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है। तो आपके थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए, बट होती क्या है, ज़्यादा। रीज़न क्या है, जो आपका सेकंड पीरियड है, जो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज होती है कम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है और ये आपका सल्फर है, ऑक्सीजन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज ये है, सल्फर का साइज आपका ये है। ठीक है, पहले ही ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक और नया इलेक्ट्रॉन आया, एक नया इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब मुझे बताइए आपको नया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जल्दी इंटर होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? किसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसकी या इसकी? इसकी। क्यों? ये यहाँ पे तो क्या है, सब पास पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक नया इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा सब उस पर क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम।
ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। जबकि यहाँ पे ईजिली वो आ सकता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़े एरिया में, तो आपका रिपल्शन जो लगेगा वो कम लगेगा, इसलिए नया इलेक्ट्रॉन ईजिली इंटर हो जाएगा। इसीलिए आपकी सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है आपके ऑक्सीजन से। ये केवल और केवल सेकेंड और थर्ड ग्रुप के लिए, आपके थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका नॉर्मल ट्रेंड जो चलता है, साइज बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, वही ट्रेंड चलेगा, ठीक है। केवल और केवल सेकंड और थर्ड में ही ये एप्लीकेबल होता है। रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसे नोट कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी फैमिलीज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट 13 ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे, आपकी बोरोन फैमिली और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इन सबको नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ हम एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम बोरोन फैमिली स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, उनमें एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है आपकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। कौन सी टेंडेंसी होती है आपके? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, या आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो अपने अपने साथ या फिर अपने ही पीरियड के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से इनमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग? पी पाई। मतलब अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें, ठीक है, ये होता है आपका 2p और ये भी होता है आपका 2p, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका 2p पाई, मतलब इनमें पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस वजह से ये आपके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इनकी जो टेंडेंसी होती है वो अच्छी होती है। अगर हम बात करें क्यों अच्छी होती है, क्योंकि स्मॉल साइज होती है, ठीक है, और P और P दोनों PP हैं, 2p, ठीक है, तो दोनों की साइज क्या है आपकी? सेम है। तो जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। इनके इसके और इसके ऑर्बिटल्स जो होंगे उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? एकदम अच्छे से होगी, इसलिए ये डबल बॉन्ड आपस में फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे सिलिकॉन और सिलिकॉन में ऐसे डबल बॉन्ड, तो उनमें आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि फिर 3p और 3p आ जाता है, मतलब साइज क्या होगी? बड़ी हो गई। साइज बड़ी होने से जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। वैसे अगर आपका सल्फर और सल्फर देख लो, इसमें डबल बॉन्ड होता है, बट ये जो होता है बॉन्ड ये बहुत वीक होता है, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस और फास्फोरस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो। स्मॉल साइज की वजह से इनकी पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए आपके जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? आपके मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ रीजन भी लिख सकते हो, ड्यू टू स्मॉल साइज the tendency to form p pi bonding is high in आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इन फर्स्ट, या हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट मेंबर्स ऑफ एवरी ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप, ठीक है ना। तो ये भी आपका टेंडेंसी हो सकती है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स तो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बट आपके जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो आपके शो नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप करना चाहो, जैसे सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ करवाना चाहो डबल बॉन्डिंग, तो ये होता है आपका 3p, ये होता है आपका 2p, तो ओवरलैपिंग जो होगी वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। अगर बॉन्ड बनता भी तो आपका बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग इनमें नहीं हो पाती है। सेम ग्रुप, या अगर सेम ग्रुप में नहीं, मतलब या तो
आपस में ही डबल बॉन्ड बनाएंगे या फिर अपने उसी पीरियड के किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो 2p, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका बोरोन फैमिली के बारे में। ओके, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी बोरोन फैमिली और बोरोन फैमिली से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं। वैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ये सब हमने देख ही लिया है, ठीक है ना। हमने सबका एक साथ कंपेयर कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बोरोन फैमिली की, ठीक है, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थीलियम। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बोरोन की, तो बोरोन जो होता है इसका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जो लेटिस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लेटिस बनता है। स्मॉल साइज की वजह से आपका स्ट्रॉन्ग लेटिस फॉर्म होता है, और स्ट्रॉन्ग लेटिस फॉर्म होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, ए ब्लैक सॉलिड, ए स्ट्रॉन्ग ब्लैक सॉलिड, ठीक है ना, ए स्ट्रॉन्ग ब्लैक सॉलिड, ठीक है, होता है ये, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। वहीं अगर हम गैलियम की बात करें तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो होता है आपके अराउंड 303 केल्विन, जिसे हम बोलते हैं आपका लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो जनरली गर्मियों के दिनों में जनरली गैलियम आपको, जैसे आपका Hg, पारा, मरकरी जो मिलता है लिक्विड फॉर्म में, वैसे ही आपको गैलियम भी मिलता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। ये तो हो गए बोरोन फैमिली की बातें, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन की, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विथ एयर, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, ओके। देखिए अब अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर हम देखते हैं। अगर रिएक्शन विथ एयर की अगर हम बात करें तो बोरोन जो होता है आपके दो फॉर्म में होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी, वो तो आपके एयर और ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है, बट आपकी एमोर्फस फॉर्म जो होती है वो आपकी रिएक्शन शो करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरोन does not react with air और O2, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। दूसरी चीज, जो आपकी एमोर्फस फॉर्म है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगी और ऑक्साइड बनाएगी, जो होती है आपकी एमोर्फस फॉर्म। अगर आप 11th में हैं तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में आप 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना। हर एक लेटिस की दो फॉर्म होती है आपकी, एक होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है आपकी अमोर्फस, ठीक है। इसमें आपका क्रिस्टलाइन में आपका करेक्ट अरेंजमेंट होता है, जबकि आपका अमोर्फस में क्या होता है, रेंडम अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो वही होती है आपकी अमोर्फस फॉर्म जो होती है ऑफ बोरोन रिएक्ट्स with O2 or air and form oxides of
टाइप M2O3 टाइप का आपका ऑक्साइड बनाएगी। M कोई भी मेटल प्लस O2, ठीक है, ये आपका M2O3, ठीक है। देखो नहीं कैसे बना है वो भी आप देख सकते हो। M पे 3 प्लस का चार्ज होता है और O2 पे आपका 2 माइनस का चार्ज होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे। तो ये क्रिस क्रॉस रूल से आपका M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, M2O3 टाइप का। एक तो चीज़ ये होगी। इसके अलावा जब ये आपके अमोर्फस फॉर्म आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो नाइट्राइट फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन बोरॉन रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन इट फॉर्म्स नाइट्राइट्स। ये क्या फॉर्म करता है? नाइट्राइट्स, ठीक है। जैसे आपका मेटल है, हम बोरोन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मेटल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मेटल प्लस नाइट्रोजन आपका ये बनेगा आपका Mn टाइप का, ठीक है। और अगर हम यहाँ बोरोन की बात करें, स्पेशली बोरोन के लिए बात करें, तो ये आपका Bn टाइप का बनेगा, Bn, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ ऊपर भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। B और N, ये जो आपका कंपाउंड बना है Bn, ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। वैसे ये हमेशा आपके BnX की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? BnX की फॉर्म में। X मतलब 1 2 3 4, ठीक है, चेन टाइप में होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं हम इसे? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपके ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसके साथ रिजेम्बलेंस शो करती है, मतलब सेम टू सेम वैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ आप रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज इट हैव रिजेम्बलेंस with graphite structure। तो रिजेम्बलेंस शो करती है आपकी ग्रेफाइट के साथ, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल भी होती है और साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। एंड आइसो स्ट्रक्चरल एज वेल एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मीन्स आपका क्या होता है? कार्बन, ठीक है। तो उसके जैसी ही आपकी आइसो स्ट्रक्चरल भी होती है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होती है ये, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम कंपैरिजन करते हैं या फिर हम यहीं पे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं आपका, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? ठीक है, और इस टाइप से ये आपकी बढ़ती रहेगी आगे की तरफ, ठीक है। ये होती है आपकी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। 3 कार्बन के बॉन्ड है, एक आपका फ्री रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है आपका? sp2। किसी भी आपका कार्बन का ले लो, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2 रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें Bn की, तो Bn का क्या आपका डायग्राम होगा? आई थिंक थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ओके। सेम उसी टाइप का आपका डायग्राम है, ठीक है।
और ये भी आगे आपका एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है, जिसे वो बोरोन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ठीक है, इसे भी इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो उसने बोरोन को दे दिया, ठीक है, या फिर इसे हम सिंपल आपका कोवेलेंट फॉर्म में भी दिखाते हैं और साथ में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या शो करता है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है आपके साथ, किसको, बोरोन को, और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो ये सभी नाइट्रोजन में होगा आपके पास। ठीक है, ये आपका प्लस रहेगा, ये बोरोन ने लिया है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लस, बोरोन पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस आपका, ये बोरोन पे माइनस, नाइट्रोजन का ये प्लस, बोरोन पे माइनस। ठीक है, ये नाइट्रोजन आपके नीचे भी दे सकता है किसी को। ठीक है, ये प्लस, और अगर मान लो यहाँ बोरोन है तो उस पर माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगर बोरोन है तो उस पर माइनस। तो इस टाइप से आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हाइब्रिडेशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर 4 बॉन्ड भी हैं फिर भी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 ही रहेगा। 3 तो आपके सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आपका चाहे वो बोरोन हो या नाइट्रोजन हो, सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की तरह इसको बोला जाता है। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, जबकि यहाँ पे इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये तो आपका कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या होगा, नॉन कंडक्टर। तो हम और लिख सकते हैं इसी के लिए कि आपका जो है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट ये जो आपका होगा Bn, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये आपका कार्बन है, ये नॉर्मल ग्रेफाइट है। ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जो होगा इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कीजिए। इसके अलावा मैं इसी में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। ठीक है ना, जैसे आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है ना, वैसे ही आपका एक इनऑर्गेनिक डायमंड भी होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक डायमंड। इसके Bn के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक डायमंड। जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस करती है नॉर्मल ग्रेफाइट के साथ, वैसे ही इनऑर्गेनिक डायमंड की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो रिजेम्बलेंस करती है आपके जो नॉर्मल डायमंड होता है उसके जैसी। ठीक है, तो आप इसी में लिख सकते हो, यहाँ पे इसी का एक और टाइप होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक डायमंड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस विथ डायमंड। उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो जो आपका नॉर्मल डायमंड होगा उसके साथ रिजेम्बलेंस में रहेगी, मतलब सेम टू सेम रहती है। ओके, ठीक है, ये आपकी रहेगी आपकी इनऑर्गेनिक डायमंड, जिसकी स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस करेगी किसके साथ, डायमंड के साथ। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका बोराजोन, BORAZONE, बोराजोन। ठीक है, बोराजोन जो आपका कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक डायमंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है बोरोन के लिए। ठीक है, एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल जो मेटल है आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके M2O3 बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें टेल्यूरियम के लिए, TL अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आप मुझे बता सकते हो।
वहीं अगर हम यहाँ बात करें किसके लिए, टेल्यूरियम प्लस O2 ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होता है आपका Tl2O। क्यों, क्योंकि Tl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। Tl+1 में रिएक्शन करेगा आपका O2- में, क्रिस क्रॉस आपके क्या फॉर्मूला बनेगा, Tl2O। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेल्यूरियम के केस में Tl2O बनेगा, जबकि दूसरे मेटल के केस में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनके केस में आपके M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विथ एसिड्स के साथ। ठीक है, या फिर चलिए वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, आज बहुत कुछ हो गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे। ठीक है, और आज हमने फैमिली तो स्टार्ट की, उससे पहले आपके एमोर्फस हमने प्रॉपर्टी देख ली कि क्यों आपके फर्स्ट मेंबर्स जो होते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस थे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रीजन था। ठीक है, उसके ऊपर मैंने 2 3 4 आपको क्वेश्चंस भी करवाए। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हमने मल्टीपल बॉन्डिंग भी उसी में एक था कि आपके फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बाकी जो डाउन द ग्रुप के मेटल से वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपका बोरॉन फैमिली स्टार्ट किया और उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी विथ एयर के साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो कंपाउंड है वो होता है आपका Bn, जैसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। 2 फॉर्म में होता है ये, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक डायमंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक डायमंड होता है आपका बोराजोन। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉर्मल ग्रेफाइट के साथ आइसो स्ट्रक्चरल और आपकी क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और उनके हाइब्रिडाइजेशन दोनों के sp2 ही होते हैं, बस ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है इसलिए कंडक्टर होता है, जबकि ये आपका नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर कुछ और रिएक्शंस के साथ, एसिड्स के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, थैंक यू।